बॉबी भैया लाएंगे जब तक ले आएंगे। चलिए भाई, प्रोटीन की अगर देखा जाए, प्रोटीन सामान्यतः प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल द्वारा बनी हुई एक रेखीय श्रृंखला है। ठीक है, अगर प्रोटीन बात करी जाए तो प्रोटीन ऐसे प्रोटीन भी हैं जिनमें बहुत कम अमीनो अम्ल भी होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इंसुलिन, तो इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें केवल 91 अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, इंसुलिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है प्रोटीन है जिसमें केवल 91 अमीनो अम्ल हैं। और जो कल आप पूछ रहे थे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ये थोड़ा सा इसका मैं बता दूं बच्चों, कंफ्यूजिंग चलता है। क्यों? क्योंकि इस बुक में जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 574। ठीक है, और जो आप दूसरी बुक रास बिहारी और एक बुक आती है, अगर आप उनको रेफर करेंगे, एक आपकी बीडी गुप्ता की बुक आती है जेनेटिक्स की, उसमें इसको 576 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको एवरेज बढ़ाती हूँ 575। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई पूछने बैठा आपसे। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में ये होता है। तो ये कहने का या समझाने का मतलब क्या है, जो शुरू में हमने बात करी थी कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत कम पेप्टाइड होते हैं, यानी कि बहुत कम पेप्टाइड बंध होते हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे पेप्टाइड बंध भी होते हैं। और लेकिन ज्यादातर यही माना जाता है कि प्रोटीन क्या है, ऐसा जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक होता है। ठीक है, सामान्यतः प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक होता है। इसका मतलब ये क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। भैया क्लास नहीं लाए, जग से फिल आप क्यों? चलो ठीक है, चलो नहीं चलो मैं इससे ले लेती हूँ। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। दूसरी पॉइंट जो हम इसमें कहते हैं वो क्या है कि सामान्यतः प्रोटीन में या प्रोटीन संरचना में पेप्टाइड बंध होते हैं जिसके कारण यह रेखीय संरचना दर्शाते हैं, किंतु प्रोटीन के विभिन्न समूहों के मध्य, प्रोटीन के विभिन्न समूह कौन से, जो आर होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के विभिन्न समूहों के मध्य विभिन्न बंध बनते हैं जिसके कारण, ऊपर लिख दे रही हूं मैं, नीचे जगह नहीं है मेरे पास, जिसके कारण यह जटिल संरचना दर्शाते हैं। और जटिल कैसी संरचना होती है इनकी, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, जटिल संरचना कौन सी संरचना, 3 डायमेंशनल, 3D स्ट्रक्चर, 3D संरचना, त्रिआयामी कहते हैं इसको। त्रिआयामी भी कहते हैं, इसमें लिख रहा है, मैं देख के ही बोलती हूँ, ऐसे कोई शब्द होते हैं ना, त्रिआयामी भी कहते हैं। चलिए खैर,
ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की एक एक करके बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई प्रोटीन संरचना की। अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम प्राथमिक संरचना। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आपको बताने की समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं, पेप्टाइड बंध हम पढ़ चुके हैं, है ना। और पेप्टाइड बंध के द्वारा जो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, या रेखीय श्रृंखला जो है, वही क्या है, आपकी प्राथमिक संरचना। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं इसमें, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हुए अमीनो अम्ल प्राथमिक संरचना दर्शाते हैं। पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हुए अमीनो अम्ल प्राथमिक संरचना दर्शाते हैं। चलिए, ठीक है, तो वही सब है जो मैं बात कर चुकी हूँ आपसे, कार्बोक्सी छोर और अमीनो छोर। बात करी थी कल मैंने कि एक तो होता है एंड फेज यानी कि अमीनो छोर, और एक होता है कार्बोक्सी छोर। अमीनो अम्लों को हमेशा कहाँ से गिना जाता है, हमेशा अमीनो छोर से गिना जाता है। मैंने बताया था ना, जब भी कभी पॉलीपेप्टाइड बंध होते हैं, हमें अमीनो अम्ल गिनने हैं कि किसी पॉलीपेप्टाइड बंध में कितने अमीनो अम्ल हैं, तो हम हमेशा कहाँ से गिनना शुरू करते हैं, अमीनो छोर से। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले अमीनो अम्ल का तो अमीनो छोर मुक्त होता है, और सबसे आखिरी अमीनो अम्ल का कार्बोक्सी छोर मुक्त होता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें दी हुई है। अगली जो डायरेक्ट हम बात करेंगे वो है द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना आप लोग बुक में अगर पढ़ेंगे, आप लोगों ने सबने मेरे हिसाब से बुक ली हुई है, तो बुक में अगर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो बुक में आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। प्राथमिक संरचना पूरी मैं आपसे कल बात कर चुकी हूँ। अगली है द्वितीयक संरचना। तो द्वितीयक संरचना की 3 स्ट्रक्चर आपकी सिलेबस में आपकी इसमें दी हुई हैं, और वो 3 स्ट्रक्चर कौन सी हैं? एक है हेलिकल, इसको कहा जाता है कुंडलित संरचना, कुंडलित संरचना। दूसरी है प्लीटेड शीट, जिसे कहा जाता है प्लीट शीट ही कहा कहते हैं इसे भी, प्लीट शीट, प्लीटेड शीट। और तीसरी है रैंडम, जिसे कहा जाता है अनियमित संरचना। पहले इनको यहीं पर समझ लेते हैं। सबसे पहली है हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल संरचना। हेलिकल संरचना कैसी है, देखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन बंध की बात करी, तो हम सीधा सीधा सबसे पहले लेके चल रहे हैं प्राथमिक संरचना की। मान लो ये प्राथमिक संरचना है, ठीक है। तो हेलिकल जो संरचना है, पहली चीज द्वितीयक संरचना के बारे में पहली चीज हमें याद रखनी है कि द्वितीयक संरचना सदैव हाइड्रोजन बंधों द्वारा बनती है। कि जब विभिन्न समूहों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तो वो कौन सी संरचना बनाते हैं, द्वितीयक संरचना। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या बात कर रहे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर या कुंडलित संरचना कब बनती है, कि जब निकटवर्ती आर समूहों के मध्य, निकटवर्ती से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पास पास के, कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये नहीं, यानी कि एक दो समूह छोड़कर निकटवर्ती आर समूहों के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तो वो कैसी संरचना बनाते हैं, कुंडलित संरचना बनाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो पहली स्ट्रक्चर बनती है कुंडलित संरचना। इसके बारे में मैं आपको बाद में भी थोड़ा पढ़ाऊंगी, कौन से इसके साइंटिस्ट थे, वही सारे। चलिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी आपकी प्लीटेड शीट, प्लीटेड शीट। अब दोनों में दोनों ये जो अंतर आपको दिया हुआ है, कौन से, कुंडलित संरचना और प्लीटेड शीट, दोनों है तो किसका भाग, इसका द्वितीयक संरचना का ही भाग है, यानी कि दोनों में बनेंगे तो क्या ही हाइड्रोजन बंधी बनेंगे, लेकिन किसमें अंतर आ जाता है, इनकी संरचना में अंतर आ जाता है। इसकी तो किस तरह होगी, इस तरह से, ये रही,
ठीक है, ये तो होगी हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या बनेगी इस तरह से शीट जैसी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ क्या हो सकता है प्लीटेड शीट, अब मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्या है, जैसे मान लो ये आपकी प्राथमिक संरचना है, अब यही प्राथमिक संरचना घूम गई है इस तरह से, यही प्राथमिक संरचना। अच्छा, प्लीटेड शीट भी अंतःअणुक भी हो सकती है और अंतराणुक भी हो सकती है, यानी कि दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में बन सकती है और एक पॉलीपेप्टाइड। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एक पॉलीपेप्टाइड के लिए, मतलब मान लो अंतःअणु। तो शीट जैसी संरचना, यानी कि एक शीट क्या है, एक प्लेट जो हमारा जैसे पेपर होता है प्लेट, उस जैसी। तो मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, इधर हो जाओ, ये एक पॉलीपेप्टाइड है। इस एक पॉलीपेप्टाइड ये इस तरह से घूम जाए अपनी संरचना पे, जैसे मैंने ये बताया ये पूरा एक पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि हमने कहा है कि जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो जरूरी तो नहीं वो पूरी एक लाइन में ही पड़े रहे, नहीं भाई, मुड़ेंगे भी, यू भी मुड़ेगा, यू भी मुड़ेगा। तो मान लो ये इस पर इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इस तरह से चलते चलते यहाँ मुड़ गया। अब इसका आर समूह, और जब ये मुड़ा तो नीचे वाला कोई दूरी पे आर समूह, दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, निकटवर्ती, पास में आ गए, और इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध। तो ये कैसी संरचना बनेगी, प्लीटेड शीट। तो हम ये कहते हैं कि दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकती है, एक तो हो सकती है पैरेलल, पैरेलल पता है ना आपको, हिंदी में बताने की जरूरत तो नहीं है, पैरेलल को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर, समांतर असमांतर शायद, है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये इस तरह से चलती हुई यूं मुड़ गई, तो ये कैसी है, समांतर है कि असमांतर है, असमांतर ही तो है भाई, एंटी पैरेलल ही तो है भाई, वो छोड़ो, आप इस तरह से समझो। डीएनए है, डीएनए सबने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबने पढ़ी है। डीएनए कैसा होता है, समांतर होता है, असमांतर होता है, डीएनए असमांतर होता है, असमांतर होता है भाई डीएनए। डीएनए इस तरह से नहीं लिखते हो आप, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, डीएनए को कैसे दर्शाते हो, डीएनए द्वियुग्मी संरचना है, दो डबल स्ट्रैंडेड होती है, दो श्रृंखलाएं होती हैं इसमें। तो एक श्रृंखला हम कैसे लिखते हैं, 5' to 3', और दूसरी कैसे लिखते हैं, 3' to 5', ऐसे ही लिखते हैं ना। अच्छा एक बात और बताओ, चलो मैंने यहाँ बात करी है, खैर ये मेरा टॉपिक तो नहीं, आपको मॉल बायो में मैडम ने कराया होगा कि 5' क्यों लिख रही हो, 3' क्यों लिख रही हो, ऐसे मन कर गया यूं ही, कोई तो कारण होगा ना कि मैंने इसको ऊपर वाली संरचना, ऊपर वाले पॉइंट पे 5' लिखा है, नीचे 3' लिखा है, और यहाँ मैंने फिर 5' लिखा है, यहाँ 3'। मैंने 5 और 3 ही नाम क्यों दिया, मैं 1 और 2 क्यों नहीं दिया, या 6 और 4 क्यों नहीं दिया, नहीं पता। देखो 5th कार्बन की वजह से, बिल्कुल सही, संतोषी को पता है। दरअसल देखो होता क्या है, जो संरचना बनती है, डीएनए जो बनता है उसके उसमें क्या बनाता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बंध बनाता है, ये पता है आपको। फॉस्फोडाइस्टर बंध किसके बीच में बनता है, 5वां कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में। फॉस्फोडाइस्टर बंध कैसे बनेगा, 5वें कार्बन और तीसरे कार्बन के, कौन से, शुगर, शर्कराएं होती है भाई, डीएनए में क्या होता है, शुगर होता है, शर्करा होती है, फॉस्फेट होता है, और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो हम बोलते हैं, यही तो होते हैं डीएनए में। तो देखो इधर पेंटोस शर्करा होती है ना, पेंटोस शर्करा ही तो होती है डीएनए में, तो देखना ये इस तरह से पेंटोस शर्करा है, ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और चौथे से जुड़ा हुआ 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथे से जुड़ा हुआ 5वां। मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास जो डीएनए मौजूद है इसके पास केवल 3 राइबोज है, हम ज्यादा नहीं बना रहे, 3 बना रहे, 3 शर्करा है। अच्छा ये कैसी होती है, असमांतर होती है, उल्टी होती है, तो राइबोज की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, ऐसी बनेगी। तो देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथे से जुड़ा 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा से जुड़ा 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथे से जुड़ा हुआ 5वां, इसी तरह से होंगे 5 कार्बन। अब जो फॉस्फोडाइस्टर बंध बनता है वो किसके मध्य बनता है, 5वें और तीसरे कार्बन के बीच में। इसका भाई ऊपर वाला जो 5वां कार्बन है, क्या इसके लिए कोई तीसरा कार्बन मौजूद है क्या ऊपर, नहीं है, तो किसके बीच में बनेगा, इसके और इसके बीच में, ऐसे, यही तो होता है भाई। फॉस्फोरस समूह जो है, फॉस्फेट समूह है, वो किसके साथ, तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन के साथ बंध बनाता है, कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ऐसे ही
इसके और ये जो नीचे वाला है दूसरा, तीसरा, चौथा और इससे जुड़ा हुआ पांचवा, इनके बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर। चलिए बगल वाली में आ जाओ। क्या इस तीसरे समूह के लिए कोई पांचवा कार्बन मौजूद है ऊपर? नहीं है, तो इसका मतलब इसका पांचवा और इसके तीसरे के बीच में फॉस्फोडाइस्टर, और ऐसे ही इसके पांचवे और इसके तीसरे के बीच में फॉस्फोडाइस्टर। तो देखो इस वाली श्रृंखला में पांचवा कार्बन ऊपर की तरफ मुक्त है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 5 डैश, डैश का मतलब मुक्त। ठीक है, नीचे की तरफ देखो तीसरा कार्बन मुक्त है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 3 डैश। यहां पर तीसरा कार्बन मुक्त है 3 डैश, और यहां पर पांचवा कार्बन मुक्त है तो 5 डैश। तो देख लो 5 डैश, 3 डैश और 3 डैश और 5 डैश। आगे बात समझ में? अब तो कोई पूछ ले कि क्यों हम 5 डैश और 3 डैश लिखते हैं, बता दोगे ना? चलो, तो मैं कहां से कहां पहुंच गई यार, समांतर से असमांतर हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये कैसा है? क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं तो ये क्या है? असमांतर है। तो देखो ये भी तो उल्टा हो गया, कहाँ तो ये सीधा चल रहा था और कहाँ ये घूम गया, तो ये कैसी संरचना है? असमांतर। तो हम ये कह सकते हैं कि असमांतर भी मिल सकता है और समांतर भी मिल सकता है। समांतर कैसे मिलेगा? इधर देखो, समांतर कैसे मिलेगा? ये एक प्राथमिक संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक दूसरी संरचना, मैंने कहा ना ये अंतःअणुक भी हो सकता है और अंतराणुक भी हो सकता है। तो ये कैसा हो गया? अंतराणुक हो गया, यानी कि दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है या नहीं है? तो देखो एक ऊपर वाला पॉलीपेप्टाइड और एक नीचे वाली बहुपेप्टाइड श्रृंखला, इन दोनों के मध्य अगर हाइड्रोजन बंध बनता है तो ये कैसी संरचना है? ऊपर वाली भी, ये भी, और ये असमांतर है और ये समांतर है या नहीं है? और दोनों ही क्या बना रही हैं? शीट जैसी संरचना बना रही हैं, तो इनको हम किस में रखते हैं? प्लीट शीट संरचना। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं है? ये अंतःअणुक भी हो सकते हैं, अंतराणुक भी हो सकते हैं, समांतर भी हो सकते हैं और असमांतर भी हो सकते हैं। शीट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ही तल में बन रहे हैं, बन रहे नहीं बन रहे, एक बिल्कुल तल जैसे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन रहे हैं? एक तल में बन रहे हैं, तो समतलीय होते हैं और एक साथ बनते हैं। और जबकि इसमें क्या मिलते हैं? ट्विस्ट, घुमाव मिलते हैं। तो ये कैसी है? कुंडलित संरचना है, कुंडल बनाती हूँ। ठीक है, तीसरी अनियमित संरचना, इसका नाम ही अनियमित है, यानी कि कैसे भी कहीं भी कोई भी बंध बन जाए। तो ऐसी संरचना को जिसकी कोई, कि मान लो मेरे अंदर कोई प्रोटीन देखा आपने, उसकी संरचना आपको कुंडलित मिल गई। इसके अंदर कोई प्रोटीन देखा, उसके अंदर उसकी संरचना प्लेट शीट मिल गई, हो सकता है। तो ऐसा प्रोटीन जिसकी कोई स्पेसिफिक या कोई विशेष संरचना नहीं हो, ऐसा ही प्रोटीन किस में आती है? आपकी अनियमित संरचना। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए भाई फिर टाइम हो गया, कल करें। बाकी का इसके बारे में थोड़ा डिटेल में करना है अभी हमें, थोड़ा सा प्लीट शीट और हेलिकल कुंडलित संरचना के बारे में। तो बाकी का बच्चों आपका कल करेंगे। जब तक जो इतना पढ़ाया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि प्लीज घर जाके पढ़ा करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से पढ़ के गए, बहुत अच्छा समझ में आया, घर जाके एक बार रिवाइज हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर वो गायब है, फिर नहीं वो समझ में आना। ठीक है, चलो, थैंक यू।